नमस्कार। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने ड्यूडेनम के बारे में बात कर ली थी। हमने समझ लिया था कि ड्यूडेनम में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इस पे एक्ट करते हैं और जब फूड यहाँ पे आता है जो काइम के फॉर्म में होता है, काइम जो होता है वो एसिडिक होता है, उसको किस तरह से बेसिक में कन्वर्ट करते हैं और डाइजेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली हमने ये समझ लिया था कि ड्यूडेनम में पूरी तरह से डाइजेशन का ही प्रोसेस होता है। ठीक, हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेल के बारे में बात की थी, ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बात की थी, सॉरी सेल नहीं ग्लैंड के बारे में बात की थी। ब्रूनर्स ग्लैंड जो म्यूकोसा में प्रेजेंट ना होकर के सब म्यूकोसा में होती है। मैंने इसके बारे में इसलिए स्पेशली कहा क्योंकि जितनी भी और ग्लैंड्स होती हैं वो सारी म्यूकोसा में होती हैं, बट ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो सब म्यूकोसा में होती है, यानी कि वो सब म्यूकोसल ग्लैंड होती है और वो म्यूकस सिक्रीट करती है। ड्यूडेनम में ही म्यूकस का सिक्रीशन होता है। उसके बाद अगर जेजुनम और इलियम की बात करेंगे तो इसमें म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होता है, यानी कि जो ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड वो यहाँ की लेयर यानी जेजुनम की लेयर और इलियम की लेयर में वो ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब बात करेंगे आज हम जेजुनम और इलियम के बारे में। जो ऊपर का ये जो बड़े बड़े आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये मैंने फोल्ड बनाने की कोशिश की है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्ड होते हैं भाई, बड़ी सी एक 6 मीटर की पाइप कैसे अंदर स्टोर हो पाएगी, फोल्ड्स होंगे कई सारे। तो जो ये बड़े वाले फोल्ड्स दिख रहे हैं ये कितने होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 होता है। ठीक है, जेजुनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 होता है और ये जो स्ट्रक्चर है इसके जो फोल्ड्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, थोड़े मोटे होते हैं, इसको बोलते हैं जेजुनम। ठीक, अब समझिए जेजुनम में यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली ये जो होती है वो 10 से 12 इंच की यहाँ पे ये लेंथ होती है इसकी ड्यूडेनम की, या 25 से 30 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। तो इतने पूरा खाना क्या डाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे डाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो वो प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। अब जब जेजुनम में फूड आ जाता है तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही होती हैं। कुछ तो डाइजेशन भी हो रहा है, जैसे भाई प्रोटीन्स हैं वो हार्ड हैं, वो तुरंत ही ब्रेकडाउन तो उनका हो नहीं जा सकता, अमीनो एसिड में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। कुछ फैट्स हैं जो हार्ड फैट हम लोग खाते हैं, उन चीज़ों का डाइजेशन यहाँ पे स्लो प्रोसेस में चल रहा होता है और साथ ही साथ जितने अमीनो एसिड बनते हैं, जितने फैटी एसिड बनते हैं, जितने ग्लिसरॉल बनते हैं, जितने ग्लूकोज बनते जाते हैं, फ्रक्टोज बनते जाते हैं, उन सभी का एब्जॉर्प्शन भी होता जाता है। तो हमने यह समझा कि जेजुनम में डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन दोनों होता है। ठीक, अब हम आ जाएंगे नीचे वाले हिस्से में, यानी कि इस इलियम वाले हिस्से में। अगर हम इलियम के बारे में बात करें तो इलियम का आप देख रहे होंगे यहाँ पे है, थोड़ा ज़्यादा डेंस है और इसके फोल्ड्स थोड़े छोटे हैं इसकी कंपैरिजन में। छोटे फोल्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होता है। और ये इलियम होता है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का 3/5 होता है। ठीक, थोड़ा नीचे है, मैं थोड़ा सा तिरछा लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा 3/5 होता है इलियम किसका, पूरे कंप्लीट एलिमेंट्री नहीं, पूरे इंटेस्टाइन का ये होता है 3/5। अब समझिए ये जो स्ट्रक्चर है 3/5 का मतलब हुआ ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर, 3 to 3.5 मीटर लॉन्ग होता है ये, इसको बोलते हैं इलियम। इलियम यानी कि हमने समझा कि जो जेजुनम था वो, इसको मैंने बताया नहीं था, वो होता है 2 to 2.5 मीटर। ठीक है, अगर हम जेजुनम की बात करें तो जेजुनम की लेंथ होती है 2 से 2.5 मीटर की। अगर हम इलियम के बारे में बात करें तो इसकी होती है 3 से 3.5 मीटर की लेंथ होती है। और अगर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6 to 6.5 मीटर, इतनी होती है। मैन टू मैन वेरी कर सकता है ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किसी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी छोटी है तो उसके पीछे और भी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि उसकी लेंथ और उसकी हाइट या उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो है साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, हमने देखा कि जेजुनम में बड़े बड़े फोल्ड्स हैं और इसकी पाइप जो है वो थोड़ी मोटी होती है, जबकि इलियम में ऐसा नहीं होता, इसके फोल्ड्स बहुत छोटे होते हैं, ये डेंसली पैक्ड होता है। ये यहाँ पे कंप्लीटली डेंसली पैक्ड नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा घने तरीके से पैक्ड नहीं होता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। अच्छा, इलियम में एक चीज़ और होती है। जेजुनम में हमने समझा था कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहा होता है, लेकिन इलियम में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जेजुनम इतना बड़ा होता है, 2 to 2.5 मीटर लंबा होता है, ये काफी लंबा सा होता है। तो लंबा होने की वजह से
मैंने कुछ कम तो नहीं बताया? नहीं, सही है, ठीक है। ये लंबा होने की वजह से इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका, क्योंकि देखिए ड्यूडेनम से डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जेजुनम ही इतना बड़ा है कि इतने में आते आते सारे केमिकल, जितने भी हमारे हार्मोन्स है, जितने एंजाइम्स है, वो पूरी तरह से फूड पे एक्ट कर चुके होते हैं, और जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो फैटी एसिड का वगैरह हो, या जितने भी फैट्स होते हैं जो इनहाइजेनिक फैट होते हैं, या जो बहुत हार्ड फैट होते हैं, या जितने भी लिपिड होते हैं, जितने भी और चीजें हैं, उन सभी पे एक्ट करके उसका डाइजेशन कर चुके होते हैं, यानी कि उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ करके, उनका ब्रेकडाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, तब जाकर के वो फूड इलियम में पहुंचता है। इलियम पतला होता है, उसके पीछे रीजन यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ये बहुत पतली होती है, ताकि इसके अंदर से जाए तो सारा का सारा जो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा, अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ मैं बता देता हूँ, उसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई, विलाई बोलते हैं, समझिए। अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है उसको, इसको बोलते हैं विलाई। अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको बताने के बाद, ठीक है। विलाई जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करने का काम, जितने भी मिनरल, जितने भी न्यूट्रिशन अंदर ब्रेकडाउन हो चुका हो, जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हो, चाहे वो ग्लूकोज के फॉर्म में हो गए हो, चाहे फ्रक्टोज के फॉर्म में हो गए, चाहे अमीनो एसिड्स के फॉर्म में हो गए होंगे, चाहे भी ग्लिसरॉल के फॉर्म में हो गए हों, चाहे वो फैटी एसिड के, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ गए हैं, उन सभी का एब्जॉर्प्शन इस हिस्से में, यानी कि इलियम वाले हिस्से में विलाई के थ्रू हो जाता है। तो माफ करिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कैमरा ऑफ हो गया था, तो सही से काम नहीं किया, मैं आगे थोड़ा पढ़ा दिया था। अब समझिए, यहाँ पे देखिए, मैं जहाँ चल रहा मैं वहाँ से बता रहा हूँ आपको। हमने बताया था कि इलियम, मैंने जेजुनम पढ़ा दिया, आपको बता दिया मैंने कि जेजुनम में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। उसके बाद वो फूड आगे बढ़ता है इलियम में। इलियम के जो फोल्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो पाइप होती है वो थोड़ी कम होती है, यानी कि इसके जो रेडियस है या डायमीटर है जेजुनम की कंपैरिजन में इलियम में वो कम होता है। लेंथ की हमने बात कर ली, यहाँ पे हमने 3/5 होता है इलियम की लेंथ, और 2/5 होता है जेजुनम की लेंथ। अगर हम मीटर में बात करें तो 2 to 2.5 यानी कि 2 से 2.5 या 2 से 2.5 मीटर की लेंथ होती है जेजुनम की, और 3 से 3.5 मीटर की या 3 to 3.5 मीटर की लेंथ होती है इलियम की, ठीक। अच्छा, कंपैरेटिवली जेजुनम से जो ये इलियम है, ठीक है, इलियम की जो पाइप होती है, ठीक है, पाइप इसको बोल सकते हैं, जनरली पाइप ही तो है ये। तो पाइप, ये जो पाइप होती है इलियम वाली, जेजुनम की कंपैरिजन में थोड़ी पतली होती है, ठीक, इसका डायमीटर थोड़ा कम होता है। इतनी बात हमने क्लियर कर ली। चलिए, अब ये पूरा फूड पूरी तरह से यहाँ से डाइजेशन शुरू हुआ, जेजुनम में पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने लगा। डाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह से जेजुनम में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फूड इलियम में बढ़ता है। इलियम में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। सारा ही जितने न्यूट्रिएंट, जितने सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जितने सिंपल फॉर्म में हो गए थे, सभी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद फूड में सिर्फ और सिर्फ वाटर बचता है। अब वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए वो फूड जो पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है और एब्जॉर्ब कर चुके हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, साथ ही साथ जो पानी है, यानी कि जो फूड में लास्ट टाइम पे पानी बचता है, उसको लेकर के ये फूड, पानी को लेकर के ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इलियम वाले हिस्से से ये एंट्री करता है किसमें? लार्ज। ये मैंने थोड़ा सा बताया है, ये अगर मैं बनाऊं तो ऐसे स्ट्रक्चर ये पूरी चारों तरफ इसको कवर कर लेगा, ठीक है। कल के मैं स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा, कल के लेक्चर में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे किस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब फूड इसमें एंटर करेगा, तो जिस जगह पे ये एंटर करता है, ठीक है, जिस जगह से इलियम से, जो जिस जगह पे इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है फूड, उस जगह को बोलते हैं, देखिए पहले ये समझ लीजिए कि इसको बोलते हैं इलियम। जिस जगह पे एंटर कर रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जहां पे एंटर कर रहा है उसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीकम। तो ये जो हिस्सा है, ये आपको जो यहाँ पे हिस्सा दिख रहा है, मैंने बताया कि जहां पे दो पाइप्स स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते वक्त या एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते वक्त जहां पे दो पाइपें आपस में जुड़ेंगी, उसको उस जगह पे एक वॉल्व लगा होगा ताकि वो उसके मूवमेंट को या फूड के मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक वॉल्व लगा होगा जिसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे इसको? स्फिंक्टर बोलेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
ठीक है, उसको बोलेंगे स्फिंक्टर। तो यहाँ पे सीकम है और यहाँ पे इलियम है, तो इस वाल्व का नाम हो जाएगा, इस जॉइंट का नाम हो जाएगा इलियोसीकम। इलियोसीकम नहीं, इलियोसीकल स्फिंक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्फिंक्टर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये जो जॉइंट है, यहाँ पे इलियम आ रहा है और ये सीकम में कनेक्ट हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे इलियम आके ज्वाइंट होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन जाके जहाँ ज्वाइंट होती है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे नीचे का हिस्सा जहाँ पे इलियम या स्मॉल इंटेस्टाइन आकर के जुड़ता है, कनेक्ट होता है, उस हिस्से को बोलते हैं सीकम। अब चूंकि जिस जगह पे जुड़ रहा है, जिस जगह पे कनेक्ट हो रहा है, वहां पे एक वॉल्व लगा होगा, वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो फूड के मूवमेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आते वक्त कंट्रोल करेगा, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। तो इस कंप्लीट वॉल्व को क्या बोलेंगे? इलियोसीकल स्फिंक्टर। क्यों? इलियो इसलिए क्योंकि ये इलियम से बना हुआ है, और सीकल इसलिए क्योंकि ये सीकम से बना हुआ है, और साथ में ये वॉल्व है, इसलिए इसको बोलेंगे स्फिंक्टर। तो क्या हो गया? इलियोसीकल स्फिंक्टर हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो मैंने बता दिया कि ये ड्यूडेनम का प्रोसेस मैंने बता दिया, जेजुनम मैंने बता दिया, इलियम मैंने बता दिया। अब आते हैं हम कि इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। डाइजेशन तो मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलियम में किस तरह से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, या जेजुनम में किस तरह से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। और साथ साथ थोड़ा सा एक रिएक्शन बची रह गई है डाइजेशन की, जो इस जेजुनम और इलियम में होती है, वो मैं आपको भी बताता हूं। ठीक है, पहले मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि मैं आपको वो अच्छे से समझा सकूं। आइए यहाँ देखते हैं। ये मैंने बनाया है विलाई का स्ट्रक्चर। ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है। ये यहाँ से ब्लड वेसल्स जाती हैं और यहाँ से वेन्स निकलती हैं, जो कि भाई इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाएगा वापस से। ये हमारी पूरी बॉडी में होता है, आप जानते ही हैं। और ये पूरा विलाई होता है। इसके बाहर विलाई माइक्रो विलाईज होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये पार्ट होता है, ये ऐसा एक पोर्शन होता है जिसके थ्रू जेजुनम में और इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक स्ट्रक्चर और ज़्यादा समझ लें। देखिए, जैसे कि एक जेजुनम या इलियम पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये मैंने बताया। तो ये मैंने पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। उसमें इसी तरह की, समझिएगा, ठीक है, इस तरह की, ये इस तरह नहीं, वो एक स्प्रिंग लाइक, ये जैसे मान लीजिए ये पाइप है, इसमें स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्प्रिंग लाइक। ये मैंने स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ा कोशिश की है, ठीक है, आप समझिएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इसी पे विलाइज पे, यानी कि जो विलाइज होते हैं वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पूरे के पूरे पाइप में या फिर इलियम और जेजुनम में ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। ये इस तरह से, ये सारे क्या हैं? विलाई हैं। विलाई एक स्प्रिंग के फॉर्म में, एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं इस पूरे पाइप में, ठीक है। ये जो विलाइज हैं ये किस तरह से अरेंज होते हैं? इसी तरह से, यानी कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी गोल गोल से आगे बढ़ते हो जाते हैं, ठीक है। इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाइकी। यहां नहीं दिख रहा होगा, यहां मैं बना दिया, यहां लिख दे रहा हूं। इसको बोलते हैं प्लाइकी सर्कुलरिस। मैं लिख दूं तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखें, ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी गोल गोल सा स्प्रिंग, आप स्प्रिंग देखिए ना आपने, ऐसे गोल गोल सा आगे बढ़ता हो जाता है, ठीक है। वैसे ही स्ट्रक्चर में विलाई प्रेजेंट होते हैं पूरे के पूरे जेजुनम और इलियम में। और जेजुनम और इलियम की जो पाइप होती है, एक पाइप की तरह मान लेते हैं, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं प्लाइकी सर्कुलरिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्लाइकी सर्कुलरिस। अगर इसको बात करें तो ये आगे से ऐसे, इसके आगे और इसके आगे और ऐसे करके लगे होंगे और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलते हैं प्लाइकी सर्कुलरिस, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम समझते हैं विलाई पे। देखिए, समझते हैं। देखिए, ये हमारा है बेसिकली विलाई। ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है विलाई। यानी कि उसी पाइप में, ठीक है, चाहे वो इलियम हो चाहे जेजुनम हो, पाइप में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ mm के, यानी कि या कह लें 1 मिलीमीटर के, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर के, कितने मिलीमीटर के? 1 mm, 1 मिलीमीटर के
छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? इंटरनल लेयर में। इंटरनल मैंने आपको बताया था 4 लेयर होती है, एक होती है सेरोसा होती है, उसके बाद होती है मस्कुलैरिस होती है, मस्कुलैरिस प्रोप्रिया, उसके बाद होती है सब म्यूकोसा, एंड लास्ट वाली जो होती है यानी कि इधर इनर मोस्ट जो होती है वो होती है म्यूकोसा, ठीक है। तो जो म्यूकोसा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? म्यूकोसा जो होता है, जो म्यूकोसा लेयर होती है उसी में ये विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये म्यूकोसा का ही एक उभार होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिसको हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। यानी कि ये म्यूकोसा का ही हिस्सा होता है जो बाहर निकला होता है, या म्यूकोसा की ही लेयर होती है जो ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, और इसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ढेर सारे निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आउटर एरिया हो गया। उसके बाद ये आपको कुछ दिख रहा होगा ऐसा कुछ करके, ये जैसे ब्रश जैसा आपको दिख रहा है ना, ये ब्रश ऐसे होते हैं ना, ब्रश जो हम टूथब्रश करते हैं, पेंट ब्रश जो होता है ऐसा होता है ना ब्रश। तो ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे इसमें बने होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई, ठीक है। यानी कि ये जो ये बड़ा वाला 1 मिलीमीटर का जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर म्यूकोसा के बाहर निकल, मतलब म्यूकोसा वाली लेयर से निकला हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इलियम है या जेजनम है, वो उसकी पाइप में अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा का ही एक उभार होता है जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको मैंने बताया कि प्लाइकी सर्कुलैरिस बोलते हैं। प्लाइकी सर्कुलैरिस जिससे बनता है उसको विलाई बोलते हैं। विलाई कैसे निकले होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कितनी साइज होती है? 1 mm होती है, ठीक है ना, ये 1 mm होती है, ओके। यहाँ देखिए ये 1 mm के होते हैं। उसी के ऊपर ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर छोटे से लगे हुए होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। बड़ा वाला ये है जो 1 mm का है वो विलाई है, और इसके ऊपर छोटे छोटे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर हैं उसको बोलेंगे माइक्रोविलाई। इसको माइक्रोविलाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस माइक्रोविलाई की जो साइज होती है 1 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है ना, 1 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर के होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये जो विलाई होते हैं वो 1 mm के होते हैं, 1 मिलीमीटर के होते हैं, और अगर इसकी बात करें तो ये होते हैं माइक्रोमीटर के, 1 माइक्रोमीटर। ये स्ट्रक्चर से बना, ये होता क्यों है? देखिए ये जो विलाई हैं वो इसलिए निकले हुए होते हैं बाहर ताकि इसको बड़ा ये सरफेस एरिया मिल जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को क्या करे? अब्सॉर्ब कर सके अंदर। अगर ये फ्लैट होता, ठीक है, अगर समझिए अगर ये फ्लैट होता ऐसे, तो यहाँ से ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक की लेंथ देखिए तो बहुत जरा सी है, छोटी सी लेंथ हुई। लेकिन अगर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाएगा तो ये पूरा एरिया, बाहर का ये पूरा एरिया बढ़ गया। इतने एरिया को मैंने निकाल करके बाहर ही क्या हुआ? बाहर बढ़ गया। अच्छा, इस एरिया को और बड़ा करना हो, यानी कि इसका सरफेस एरिया उसको और ज्यादा एक्सटेंड करना हो, तो इसमें माइक्रोविलाई लगे हुए हैं। अब यहां से इस पे देखिए, अब ये इतना हिस्सा था, इतना हिस्सा देखिए, इतने हिस्से में मैंने सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इतना बड़ा, यानी कि जो विलाई होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इतने बड़े निकल जाते हैं, ठीक, इतना बड़ा एरिया हो गया। उसका सरफेस एरिया और बड़ा हो सके विलाई का, उसके ऊपर माइक्रोविलाई लगे होते हैं, और ये माइक्रोविलाई का एरिया देखिए इतनी दूर की डिस्टेंस है, तो इतनी दूर में इतना बड़ा एरिया बना लिया इन्होंने, इतना बड़ा एरिया बना लिया। ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा आप समझिए, इन्हीं माइक्रोविलाइज पे ही कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं क्रिप्टोक्लाइवर-कुहेन सेल्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्लाइवर-कुहेन सेल्स। मेरा मार्कर थोड़ा सा वो इंक इसकी मुझे लगता है कम हो गई है। क्रिप्टोक्लाइवर-कुहेन सेल्स होती हैं जो कुछ एंजाइम सीक्रेट करती हैं, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। समझिए, आपको इतने आपको बात क्लियर हो गई। ये है विलाई, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ब्रश लाइक मतलब ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। देखिए बॉर्डर का जो एरिया है ये ब्रश जैसा है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। इसी माइक्रोविलाई के पास में ही यहाँ पे क्रिप्टोक्लाइवर-कुहेन सेल्स होती हैं जो कुछ एंजाइम सीक्रेट करती हैं, जो बाद में चल करके एट द एंड जब फूड का डाइजेशन पूरी तरह हो चुका होता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो प्रोटीन फैट्स वगैरह बच जाते हैं, उनका डाइजेशन लास्ट में, थोड़े बहुत शुगर अगर बच जा रहे हैं, उनका डाइजेशन लास्ट में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाने लगता है, उससे पहले इस ब्रश बॉर्डर के पास में जो सेल है
क्रिप्टोक्लाइवर्कोहेन सेल्स, यहाँ से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं और यहीं पे ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उन प्रोटीन्स को या फैट को या ये शुगर के कंटेंट जो बचे रह गए हैं उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर के पास में जो है डाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये जो अब भाई ये जो माइक्रोविलाई है इसका कैसा स्ट्रक्चर है, ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम ब्रश की बात करें ऐसे कुछ ब्रश होता है, यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ढेर सारे हेयर्स निकले हुए होते हैं जिसे हम ब्रश करते हैं, तो ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर। तो यही एरिया यहाँ पे है, ये है, इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर के पास में ही डाइजेशन की रिएक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एंजाइम्स निकल रहे हैं यहीं पे डाइजेस्ट कर देना है प्रोटीन को, फैट को और जो जितने भी हार्ड शुगर्स हैं। तो चूंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है इसीलिए इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर डाइजेशन। समझिए, मैं मिटा दूं, इसीलिए इसको बोलेंगे ब्रश, में दूसरा मार्कर ले लो, एक सेकंड, ये चल नहीं रहा है एक्चुअली। समझिए, यहां बोलेंगे इसको ब्रश बॉर्डर डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही होगी, यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है कुछ शुगर्स का या फैट्स का या प्रोटीन्स का, इसके थ्रू निकले हुए एंजाइम से, तो उसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर डाइजेशन, ठीक है। अब हम ब्रश बॉर्डर डाइजेशन को समझ लेते हैं क्या होता है, फिर हम पूरी तरह से समझेंगे कि जितने भी ग्लिसरॉल या जो फैटी एसिड हैं या फिर जो हमारे जितने भी शुगर कंपाउंड हैं, है ना, जो सिंपल फॉर्म में हो गए हैं, उनको किस तरह से अब्जॉर्प्शन होता है उनका, और इस माइक्रोविलाई के थ्रू कैसे अंडर एंट्री हो पाती है। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, एक सेकंड, ये देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर लें, उसके बाद में बात करेंगे ब्रश बॉर्डर रिएक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, अगर हम विलाई के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स गए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हुआ है जो भाई सेल्स को एनर्जी देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा या आगे के चैप्टर में जब सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ब्लड क्या करते हैं, वो सर्कुलेशन देते हैं और जाकर के वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं इसकी सेल्स को, ठीक है। अब यहां से फिर बाहर निकल जाते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो बाहर निकल के वेंस के थ्रू, यहां पे ही लिम्फ भी प्रेजेंट होता है। लिम्फ क्या होता है, थोड़े मोटे होते हैं और ये थोड़े से वाइट स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, वाइट स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो लिम्फ या ये जो ब्लड वेसल्स हैं या जो ये वेन्स हैं, ये जितने भी विलाइज होंगे, मतलब कि मिलियंस विलाई जितने भी होंगे उसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम और जेजुनम में, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर, उन सभी के अंदर ये ब्लड वेसल्स, वेन्स और ये लिम्फ सेल्स, ये लिम्फ गए होंगे अंदर तक, यानी कि हर विलाई में, अगर इसके बगल में भी एक विलाई होगी, ठीक है, उसमें भी ढेर सारे माइक्रो विलाई लगे होंगे, उसके बगल में फिर से हो गए, इधर साइड में भी विलाई होंगी, तो ये स्ट्रक्चर इसके अंदर भी जाएगा, ये सारा, ये पूरा का पूरा सेटअप इसके अंदर भी जाएगा, वो सेटअप इसके अंदर भी जाएगा, मतलब कि जितने विलाइज होंगे सबके अंदर ये ब्लड वेसल्स, वेन्स और ये लिम्फ प्रेजेंट होंगे। एक्चुअल में ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम यहाँ से अब्जॉर्ब करें, यहाँ से जो अब्जॉर्ब करें अंदर की तरफ, वो सारे इसके थ्रू, यानी कि देखिए जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट को कैरी करने का काम करता है। भाई देखिए, जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी एनर्जी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी ग्लूकोज वगैरह होते हैं, सबको सेल को चाहिए। तो सेल्स को बारी बारी से सप्लाई करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड किसमें बहता है, ब्लड वेसल्स में, तो इसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड भरे हुए हैं। अब यहां से जब ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किए जाएंगे तो यहां ब्लड वेसल्स में भेजे जाएंगे। अब ये ब्लड वेसल्स ले करके दूसरे सेल्स को जाकर के ट्रांसफर कर देगा, तुमको एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस ब्लड वेसल्स में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे लिम्फ नोड्स लगे होते हैं। लिम्फ नोड का काम क्या होता है कि उन सभी न्यूट्रिएंट्स को, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि कौन से वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसमें अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं ब्लड वेसल्स में, जो इसमें नहीं अब्जॉर्ब हो पाते हैं उनको ये गेन कर लेता है और ये जाके के सप्लाई दे देता है सारे सेल्स को, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर काम करता है इसका। ये बाहर माइक्रोविलाई लगे होते हैं जिनकी साइज होती है 1 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। माइक्रोमीटर आप समझ रहे होंगे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक। और ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके बीच में यहाँ पे एक सेल पाई जाती है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोक्लाइवर्कोहेन सेल्स। और ये क्रिप्टोक्लाइवर्कोहेन सेल्स
कुछ एंजाइम सीक्रेट करती हैं जो बचे हुए प्रोटीन्स, फैट्स और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं उन सब का डाइजेशन जो बच जाते हैं लास्ट में। वैसे तो सारे के सारे जेजनम में ही सारे डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, आपको पता है, मैंने ड्यूडेनम और जेजनम मिला के डाइजेशन हो चुका होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाते हैं तो उनको लास्ट में इलियम तक खत्म होते होते ये ब्रेस्ट बॉर्डर रिएक्शन होती है, मतलब ब्रेस्ट बॉर्डर डाइजेशन होती है और वहां पे इनका सबका डाइजेशन हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ब्रेस्ट बॉर्डर डाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे हो रहे होते हैं, ये है ब्रेस्ट बॉर्डर, यहाँ पे डाइजेशन हो रहे होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रेस्ट बॉर्डर डाइजेशन। चलिए अब हम समझते हैं कि ब्रेस्ट बॉर्डर डाइजेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, या इस सेल से क्रिप्टोक्लाइवर कोहेन सेल से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि ये माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, इंटेस्टाइनल लाइपेज हो गया एंड पेप्टाइडेज हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज और इंटेस्टाइनल सुक्रोज निकलता है और ये माल्टेज निकलता है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ छोटे से डेटा है, हालांकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी है। जो ये माल्टेज है ये माल्टोज शुगर का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, ठीक है ना। किसका करेगा, माल्टोज शुगर का। माल्टोज शुगर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है शुगर का, माल्टोज शुगर का डाइजेशन कौन करता है, माल्टेज करता है, उसको कन्वर्ट किस में करता है, ग्लूकोज में, ठीक है, उसको अल्टीमेटली क्या किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद आता है सुक्रोज की बारी। सुक्रोज आप जो क्या कहते हैं, जो शुगर केन वगैरह होती है ना, जो नॉर्मल शुगर आप लोग लेते हैं, जो टेबल शुगर जो होती है, वो उसमें सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। तो जो आप सुक्रोज ले रहे हैं अंदर, जो फूड में सुक्रोज गया हुआ है, वो जो बच जाता है तो उसका जो डाइजेशन है वो सुक्रेज एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, सुक्रेज एंजाइम। माल्टोज का डाइजेशन किसने किया, माल्टेज एंजाइम ने। किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में, ठीक है। अब सुक्रोज एंजाइम, सुक्रोज जो शुगर है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसका डाइजेशन करेगा सुक्रेज एंजाइम और क्या बनाएगा, इससे बनेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। जब हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स का, तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में कि ग्लूकोज की रिएक्शन किस तरह से हो रही है, फ्रक्टोज किस तरह से बन रहा है, ग्लूकोज किस तरह बन रहा है, या इसका एटॉमिक फॉर्मूला क्या होता है, या किस तरह से ये रिएक्शन होती है, इसको हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ आप मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है। तो सुक्रेज एंजाइम किससे निकल रहा है, क्रिप्टोक्लाइवर कोहेन सेल से। वो क्या कर रहा है, सुक्रोज, जितने भी सुक्रोज हमने खाए हुए हैं, जितने हमारी बॉडी के अंदर गए हैं, उनका डाइजेशन करता है और उनको सिंपल फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे ही फॉर्म, ये सिंपल फॉर्म होते हैं, यही अंदर डाइजेस्ट हो, मतलब अंदर ये इसके थ्रू यहाँ पे जो माइक्रोविलाइज है यहाँ से अंदर ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होना होता है ना, इस सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना होता है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होगा वो बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म अंदर जा नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका सिंपल फॉर्म हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यही अंदर एंट्री कर पाता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमारा जो एंजाइम है वो है इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम। ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये करता है फैट्स को। जितने भी हम लोग फैट्स खाते हैं, चाहे वो हार्ड हो सॉफ्ट हो, जो लास्ट में बच जाते हैं थोड़े बहुत, जिनका डाइजेशन स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, उनका डाइजेशन यहाँ पे होता है जेजनम और इलियम के अंदर, जो माइक्रोविलाइज होते हैं उसके पास में जो सेल्स लगी होती हैं, उसमें से एंजाइम निकलते हैं और एंजाइम फैट्स का डाइजेशन करते हैं। बनाते क्या हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। समझिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट है ये। इंटेस्टाइनल लाइपेज किसका डाइजेशन करते हैं, फैट्स का, और फैट्स को डाइजेस्ट करके यानी कि उसका ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। क्या बनाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज। इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। किसका करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन। इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और बनाते हैं अमीनो एसिड्स। समझ गए, ये क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। तो आई होप आपको मैंने इतना समझा दिया है ना, आपको ये लर्न हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप इसको नोट कर लें, मैं साइड में हो गया हूँ, आप इसको नोट कर लें अच्छे से, है ना, या इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, बाद में आप नोट करते रहिएगा, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने ही बता दिया कि अब यहाँ से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, है ना, क्रिप्टोक्लाइवर कोहेन सेल से, उससे फिर निकल करके कुछ एंजाइम निकलते हैं जो फूड में मौजूद जितने भी शुगर के फॉर्म में माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, या फैट्स हो गया, या प्रोटीन हो गया, जो बचे हुए हैं सबका डाइजेशन करते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। इतना होगा क्लियर। अच्छा, अब देखिए,
अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी, इन चीज़ों का डाइजेशन हो गया। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है सेल्स में, है ना। देखिए, सेल्स में एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्टेशन, जब हम सेल ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे, जब सेल का जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव प्रोसेस से या पैसिव प्रोसेस से, या फिर क्या कहते हैं, जितने से ब्रेक डाउन होकर के वो बाहर अंदर जाता है, ठीक है ना, सेल्स के अंदर से एंट्री करता है और ब्लड वेसल्स में जाता है, तो उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जो हम सेल ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे जान लेंगे कि किस तरह से जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें से जो हमने जो मिनरल्स प्राप्त कर लिए हैं, चाहे वो फैटी एसिड हो, चाहे वो ग्लिसरॉल हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे अमीनो एसिड हो, क्योंकि यही देखिए, खाना हम कई सारे खाते हैं, ठीक है, मैं सिंपल बात बता दूं, यहाँ पे खाने हम कई तरह खाते हैं, है ना, लेकिन उन सब का ब्रेक डाउन होकर के, उन सब का डाइजेशन होकर के कुछ छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कुछ चीज़ें ही मिलती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन लास्ट में होता है, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फैटी एसिड, जो फैट वगैरह होते हैं, जो हम लोग फैट खाते हैं, उन सबसे फैटी एसिड निकलता है, और ग्लिसरॉल निकलते हैं। इन सबका एब्जॉर्प्शन बाद में इन सेल के थ्रू होता है, सेल्स यानी कि माइक्रोविलाइज के थ्रू। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ बता दूं कि जो ये माइक्रोविलाइज होती हैं या जो ये विलाई होती हैं, वो सेल्स कौन सी होती हैं, तो ये इनकी अगर सेल्स की बात करें तो ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं। एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये एपिथेलियल सेल्स क्यों होती हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था या इंटरनल लेयर के बारे में जब मैंने बात की थी कि सेरोसा होता है ना, मस्कुलरिस होता है, मस्कुलर प्रोपिया, और क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा होता है। तो ये सारी जो लेयर्स होती हैं वो एपिथेलियल की बनी होती है, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है या एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती हैं। तो बेसिकली ये जो है, ये देखिए, ये हो गया, ये विलाई निकला, ठीक है, ये होता है किसका, म्यूकोसा का फॉर्म होता है, म्यूकोसा किसका फॉर्म होता है, ये म्यूकोसा का ही होता है, ठीक, ये म्यूकोसा का ही होता है, म्यूकोसा का ही ये फिंगर लाइक जो है उभार होते हैं, ऐसा होता है जो फिंगर लाइक बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी जो सेल, ये जिस सेल्स का बना होता है वो उन्हीं सेल्स का बनेगा जिसकी ये म्यूकोसा बनी हुई है। तो म्यूकोसा एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है। तो एपिथेलियल सेल की अगर म्यूकोसा बनी है तो ये भाई म्यूकोसा का हिस्सा है, ये जो विलाई बाहर निकले हैं वो म्यूकोसा के हिस्से हैं। तो चूंकि म्यूकोसा एपिथेलियल सेल्स की बनी है, इसलिए ये भी एपिथेलियल सेल्स के ही बने हुए होते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम समझेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का माइक्रोविलाइज के थ्रू वेसल्स में या लिम्फ में। कौन कौन से लिम्फ में जाते हैं, कौन से ब्लड वेसल्स में जाते हैं, ठीक है। पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। जो इस प्रोसेस में या विलाई के थ्रू या जो माइक्रोविलाइज के थ्रू जो मिनरल्स अंदर की तरफ एंटर करते हैं इस ब्लड वेसल्स में, इन क्या है, इन ब्लड वेसल्स में यहाँ से जो एंटर करते हैं वो सिंपली 3 तरह से एंटर कर सकते हैं, या उनका ट्रांसपोर्टेशन इस सेल की माध्यम से, इसके अंदर से यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन 3 मेथड से होता है। वो कौन कौन से हैं? एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक सिंपल डिफ्यूजन, और एक फैसिलिटेट डिफ्यूजन। जब मैं सेल्स में ट्रांसपोर्ट बताऊंगा, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को, तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा किस तरह से उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरह से सेल्स जो है, जो प्रोटीन लेयर होती है, जो सेल वॉल होता है, किस तरह उस पर एक्ट करता है, किस तरह से फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। ज़्यादा चीज़ें एक साथ समझने की प्रयास करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। उसको अगले टॉपिक में जब हम सेल्स में ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, तब वहाँ समझेंगे। यहाँ समझते हैं। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेट डिफ्यूजन, 3 तरीकों से सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर मिनरल्स का डिफ्यूजन होता है, या मिनरल्स की एंट्री होती है, या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है माइक्रोविलाई के थ्रू अंदर के ब्लड वेसल्स में, ठीक। अब देखिए, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड और ग्लूकोज आपको हर तरीके से, यानी कि
चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो, चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, इन तीनों तरीकों से ही ग्लूकोज और अमीनो एसिड अंदर जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो अंदर जाने का मेथड है कोई कंफर्म नहीं है, मतलब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से भी जा सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से भी जा सकते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से भी जा सकते हैं। कौन? ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज तीनों तरीकों से अंदर एंट्री कर सकते हैं या इनका ट्रांसपोर्टर तीनों तरीके से हो सकता है। ठीक, तो इसमें कुछ सारी तीनों चीजें कॉमन है। अब आएंगे जो हम सॉल्ट खाते हैं, सॉल्ट यानी जो नमक लेते हैं, NaCl लेते हैं। कौन सा? NaCl, आपने पढ़ा होगा NaCl। एक्चुअल में वो ब्रेक हो जाता है बॉडी के अंदर, जब डाइजेशन होता है तो वो ब्रेक हो जाता है, दो आयंस बन जाते हैं। जो Na+ आयन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल्स के अंदर जाता है या ब्लड वेसल्स में एंट्री करता है, और जो क्लोरीन है वो क्लोरीन माइनस यानी कि Cl- के फॉर्म में ब्लड वेसल्स में एंट्री करता है। किसमें? सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। तो जो NaCl या नमक हम जो खाते हैं वो उनका डिफ्यूजन हो जाता है, यानी कि वो टूट जाते हैं, ब्रेकडाउन उनका हो जाता है। दो आयंस बनते हैं, Na आयन एंड Cl आयन, यानी कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। जो सोडियम आयन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मतलब डायरेक्टली अंदर चला जाता है, और जो क्लोरीन आयन है वो सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से अंदर एंट्री करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में एंट्री करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इनमें एक और चीज आप देखेंगे, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक शुगर है, ग्लूकोज भी एक शुगर है, फ्रक्टोज भी एक शुगर है। मैंने पहले ही बताया था, है ना, जब सुक्रोज का डिफ्यूजन होता है या सुक्रोज का जब डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का तो आप देख ही रहे हैं कि तीनों में एक मतलब तीनों की तरीके से जा सकता है, अमीनो एसिड भी तीनों तरीकों से जा सकते हैं। जो फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जाएगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी नहीं जाएगा। अगर फ्रक्टोज को अंदर जाना है, एंट्री करनी है, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही अंदर जाएगा। ठीक, अच्छा मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में दो कंपाउंड के नाम लिखे हुए हैं, उनका नाम मैं बता दूं। एक है फैटी एसिड, यहाँ प्लस कर दूं, और एक है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से ही अंदर जाते हैं। इनको मैंने बाद में इसलिए बताया क्योंकि इसके पीछे कुछ राज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन अक्सर देखिए, जब भी जहां भी कोई एक्सेप्शनल केस दिखेगा या कोई भी डिफरेंट बात जो नॉर्मल तरीके से ना हो रही हो, ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन जरूर पुट अप होते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में तो आता है लेकिन ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है उस पर समझेंगे, या ब्लड वेसल्स में जाता है या लिम्फ में जाता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ग्लिसरॉल जो होता है कैसे जाता है, वो कैसे माध्यम से जाता है? सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। और जो फैटी एसिड है वो कैसे जाता है? सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। लेकिन इनको ब्लैक कलर में लिखने का पर्पज दूसरा है, अभी मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा कि किस तरह से ये दोनों अंदर एंट्री करते हैं या इनका डिफ्यूजन होने के बाद क्या समस्याएं इनके साथ आती हैं और कहां पे ये इनको एंट्री मिलती है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि ये सारे ग्लूकोज और अमीनो एसिड तीनों में कॉमन रहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी, सिंपल डिफ्यूजन में भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी। ये तीनों तरीकों से अंदर जा सकते हैं, ब्लड वेसल में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोबिलाइज के थ्रू। जो नमक का सोडियम आयन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, जो क्लोरीन आयन है वो सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से अंदर जाएगा। ठीक है, और अगर फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज शुगर जो होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही अंदर जाएगा, ग्लूकोज की तरह हर उसमें नहीं जा सकता है। ठीक है, फ्रक्टोज को अगर जाना होगा अंदर, उसको अगर एंट्री करनी है तो वो एंट्री करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब आएंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मैं अभी आपको बताया कि सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से अंदर जाते हैं। ठीक है, अब इनमें खास क्या है उसको हम जानते हैं। चलिए पहले मैं इसको मिटा दूं। इससे पहले कि हम बात करें कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इतना स्पेशल क्यों है एब्जॉर्प्शन के लिए, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है फूड के थ्रू या फूड के डाइजेशन के बाद, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोफिलिक और दूसरे होते हैं लाइपोफिलिक। एक्चुअली जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे मिनरल्स जो या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो पानी में अच्छे से घुल जाएं, या वाटर फ्रेंडली जो सब्सटेंस होते हैं या वाटर फ्रेंडली जितने भी मिनरल्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो भी सब्सटेंस या जो भी न्यूट्रिएंट्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं या वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं या उनका बिहेवियर वाटर से फ्रेंडली नहीं होता, उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वाटर से वो दूर भागते हैं,
है ना। जैसे ऑयल होता है या फैट आप ले लीजिए, तो ऑयल क्या होता है, ऑयल आप पानी के ऊपर डालेंगे तो ऊपर तैरता रहता है वो, ठीक है ना। ऑयल कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता, वो हमेशा सेपरेट रहता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स सेपरेट रहते हैं वो हमेशा ही स्पेशल कैटेगरी में आते हैं एब्जॉर्प्शन के, और जितने भी सब्सटेंस या जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हाइड्रोफिलिक हैं, जो पानी से लविंग नेचर रखते हैं, वो ईजिली जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है सेल्स के थ्रू। यानी कि ये अगर हम माइक्रोविलाई मान लें, देखिए माइक्रोविलाई मैंने एक छोटा सा था पहले, जो मैंने पिछला स्ट्रक्चर बनाया था उससे मैंने छोटे छोटे माइक्रोविलाई साइड में लगाए थे, लेकिन यहाँ चूंकि समझाना है माइक्रोविलाई में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया। तो माइक्रोविलाई में जितने भी वाटर लविंग नेचर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इजीली जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन होकर के अंदर चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, ठीक है। और जितने भी जो वाटर लविंग नेचर के नहीं होते या जो लाइपोफिलिक होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, उनको थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है और उसके लिए थोड़ी सी रिएक्शन अलग होती है। अब यहाँ समझ लेते हैं ब्लड वेसल और लिम्फ के बारे में। देखिए जितने भी हाइड्रोफिलिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी का अब्जॉर्प्शन जब होता है तो अंदर इसमें जो ये ब्लड वेसल गई हुई है ना, मैं यहाँ बना दूँ, ब्लड वेसल लिख दूँ, ब्लड वेसल नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। ये ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में वो सारे न्यूट्रिएंट्स एंटर कर जाते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, लेकिन जितने भी लाइपोफिलिक होते हैं उनको एंट्रेंस यहाँ पे नहीं मिलती, यानी कि ब्लड वेसल्स में नहीं मिलती, उनको एंट्रेंस मिलता है लिम्फ में, ठीक है। ये है हमारा लिम्फ नोड, ठीक। तो लिम्फ जो होता है उसमें हाइड्रोफिल जो लाइपोफिलिक होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर एंट्री करते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो जो है ब्लड वेसल्स में एंट्री करते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बारे में कि ये किस तरह से इनका डिफ्यूजन होता है और किस तरह से ये अंदर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी बात वो ये कि जितने भी सब्सटेंस हैं, या चलिए हम बाद में बताते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया जो है इसका, नहीं सॉरी ग्रीन कलर नहीं, ब्लू कलर लेते हैं, ग्रीन नहीं ब्लू, चलिए देखिए ब्लू में मान लीजिए ये एक ले लिया, एक मॉलिक्यूल इसका ले लिया, ठीक है, ग्लिसरॉल का, और एक मॉलिक्यूल मान लीजिए समझने के लिए हमने फैटी एसिड का ले लिया, ठीक है। अब चूंकि ये जो है ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया ग्लिसरॉल का, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही कैसे हैं, लाइपोफिलिक है, कैसे हैं, लाइपोफिलिक है, लाइपोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक नहीं है। तो कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, वाटर से दूर भागने का। अब चूंकि आप जानते हैं कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में या इलियम या जजनम में जहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे जो हमारे जो फूड मटेरियल है जो अंदर भरा हुआ है उसमें ज़्यादातर हिस्सा पानी होता है, ये आप सभी को पता है। तो यानी कि यहाँ पूरे हिस्से में अगर हम इसको अंदर का ये जो नोड मान लें, या फिर ये हमारा जो विलाई है, विलाई के बाद ये माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई के बाद ये पूरा एरिया बचा रहा है जो खाली स्पेस है जहाँ पे फूड भरा हुआ है, ठीक है, यहीं से सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर जाने हैं। तो यहाँ पे पानी का सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि वो पानी से अच्छे से घुल मिल नहीं पाता या उसमें अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाता, जिस वजह से इजीली इसके अंदर एंट्री नहीं हो पाती है। उसके अंदर एंट्री क्यों नहीं हो पाती वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई की सरफेस ऐसी होती है कि ये उसी सब्सटेंस को या उसी न्यूट्रिएंट को अंदर एक्सेप्ट करते हैं जो वाटर लविंग नेचर का होता है, यानी कि इसका जो सरफेस है उस पे वो भी कैसा होता है, वाटर लविंग नेचर का होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस पे अगर कोई भी लाइपोफिलिक सब्सटेंस यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से रिपेल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी पानी की कैसी होती है, लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक आपस में मिक्स नहीं हो पाते। जैसे ही आप पानी में एक ड्रॉप ऑयल का डालेंगे वो दोनों से सेपरेट हो जाता है, वो मिलता नहीं उसमें है, लेकिन उसी जगह कोई और चीज़ डाल देते हैं, ठीक है, तो आराम से, या कलर कोई डाल दिया आपने तो मिक्स हो जाता है अच्छे से, ठीक है, आप समझिए। अब ये भी चूंकि हाइड्रोफिलिक है, हाँ, इस वजह से ये भी चाहेगा कि उसमें सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोफिलिक आए, लेकिन यहां पे समस्या क्या है कि ये है लाइपोफिलिक। अब ये क्या करेगा, अब इस वक्त में जब सोच ही रहा होता है या फिर मतलब ये एंट्री करनी, जब इसको एंट्री करनी होती है तो हमारे ब्लड मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या हमारे इलियम में कह लें, इलियम में एक और सब्सटेंस होता है, एक और लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं बाइल साल्ट।
बाइल साल्ट होते हैं, ठीक है, बाइल साल्ट, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बाइल साल्ट होते हैं, तो क्लियर कर लूँ, बाइल साल्ट। अब जो बाइल साल्ट होते हैं, आप कभी कॉलेज गए हैं, एडमिशन का, जब आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं, जिन कॉलेजेस में इलेक्शन होता है उन कॉलेज की बात कर रहे हैं, हालांकि अब तो इलेक्शन बंद हो गए हैं, तो फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं एक इलेक्शन के उससे, तो जब हम कॉलेज में जैसे ही एंट्री करते हैं ना, जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं जो भी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कुछ जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, कोई अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा होता है, कोई किसी पद के लिए लड़ रहा होता है, तो जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं लड़के ना, वो बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, वो मतलब गेट पे ही आपको कैप्चर कर लेंगे, वो तुरंत ही कैच कर लेंगे, ठीक है, वहां आपको पकड़ लेंगे, वो घेर लेंगे, कहेंगे चलिए ठीक है, क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है, तो ये ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे होती है। वहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, वो कहता है भाई मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मैं गया था लेकिन ऑफिस में मुझे कहा कि जो है आपके पास ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है और ऐसे आपका एडमिशन नहीं होगा, तो वो लोग तुरंत आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, आपको लेके जाते हैं उस हॉल तक या फिर उस क्लासरूम तक जहाँ पे एडमिशन चल रहे होते हैं, वहाँ पे आपको ले जाके छोड़ देते हैं या वहाँ से बात कर लेते हैं, डील हो जाती है कि हाँ भाई इनका एडमिशन होना है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इसको, तो ऐसे तरीके से आपका एडमिशन इजीली हो जाता है। लेकिन वो जो करते हैं वो एक्चुअली में क्लास के बाहर ही सारे काम करते हैं, क्लास के अंदर एंट्री नहीं करते। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पे होती है, समझिए। अगर आप लोग को इलेक्शन वाला माहौल नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ समझिए। देखिए, जब ये सब्सटेंस, चूंकि ये लाइपोफिलिक है, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस ही अंदर जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जो ये बाइल साल्ट होते हैं, बाइल साल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, मतलब एक हेड होती है और एक टेल होती है लंबी सी, ठीक है। अब बाइल साल्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ समझ लीजिए। एक बड़ा सा मैंने बनाया, ठीक है, ये हो गया बाइल साल्ट और ये है टेल, ठीक। ये जो बाइल साल्ट का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, समझिए, ठीक है। और ये जो टेल होती है वो लाइपोफिलिक होती है, ठीक है, समझिए। ये जो टेल है वो लाइपोफिलिक होती है और जो हेड है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक। अब चूंकि लाइपोफिलिक ही लाइपोफिलिक से अटैच हो सकता है और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक से अटैच हो जाता है, इसलिए ये सारे बाइल साल्ट यहां पे आके अटैच हो जाते हैं, इधर हेड इधर टेल, ठीक है। टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड और टेल हेड और टेल हेड, समझिएगा। ऐसे करके आकर के कवर कर लेते हैं इसको। क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं पूरी तरह से और एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्म बन जाता है। देख रहे हैं, अब ये पूरी तरह से कवर कर लिया है, ऐसे ही एक बॉन्डिंग हो गई, किनारे से एक सरफेस पे चिपक गए इसके और एक बड़े मॉलिक्यूल, एक नए मॉलिक्यूल को बना दिया। वो कैसा होगा? ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि यहां के अंदर वाली सरफेस यानी कि जो ग्लिसरॉल की जो सरफेस थी वो लाइपोफिलिक थी। बाइल साल्ट का जो टेल था वो भी लाइपोफिलिक था। लाइपोफिलिक वाला हिस्सा लाइपोफिलिक से चिपक गया और बाहर बचा, क्योंकि ये वाला जो हेड वाला हिस्सा होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, तो बाहर वाला हिस्सा हो गया हाइड्रोफिलिक। ऐसी कंडीशन में ये बाहर सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत डेंसली ये पैक हो जाता है और ये बन जाता है पूरा स्ट्रक्चर हाइड्रोफिलिक, ठीक। अब चूंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का पूरा बन चुका, अब ये आगे बढ़ेगा, ठीक। आगे बढ़ेगा तब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल थे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के, इन मॉलिक्यूल को अंदर एंट्री करा देगा भैया। क्या करेगा? अंदर एंट्री करा देगा। लेकिन यहां पे एक और बात समझिए, अंदर इनकी सिर्फ एंट्री होगी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की, बाकी जो भी बाइल साल्ट है वो यहीं बाहर रह जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बाइल साल्ट जो हैं वो बाहर रह जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, वो सारे के सारे इस माइक्रोविलाई के बाहर ही रह जाएंगे, अंदर एंट्री नहीं करते। मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो नेता होते हैं वहां पे जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं अध्यक्ष पद के लिए, किसी पद के लिए, वो आपके क्लास के बाहर तक ही आपको सपोर्ट करते हैं। आपके क्लास के अंदर आपको कर दिया, उसके बाद उनका सपोर्ट खत्म। यानी कि जो बैरियर था, एक बैरियर उन्होंने कर लिया पार, ठीक है। तो इस बैरियर को ये तोड़ा और अंदर दोनों की एंट्री करा दी, ये लोग बाहर रह गए। माइक्रोवेव कहता भाई तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, ये सिर्फ स्टूडेंट, यानी कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वही सिर्फ अंदर आ सकता है, बाकी सबको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तो चूंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर के थे इसलिए यहाँ पे इन्होंने गेट खोला और ये अंदर चले आए, ठीक है ना। अब इस तरह से माइक्रोविलाई के अंदर इन दोनों की या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की जो एंट्री थी वो हो गई। भाई ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ही जाएंगे, ग्लिसरॉल भी जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल ही जा सकता है, सिर्फ फैटी एसिड ही जा सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं है। और दोनों साथ साथ भी जा सकते हैं, मोस्टली दोनों साथ साथ ही जाते हैं, ठीक।
अब इन दोनों के एंट्री कराते हैं। यहां पे एक स्पेशल चीज समझ लीजिए, मैं इसको मिटा दूं। ये इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल ये है कि ये चूंकि जब ये एक ग्लिसरॉल और ये एक फैटी एसिड था, जब वो लाइपोफिलिक थे तो उसके ऊपर आकर के बाइल साल्ट चिपक गया और बाहर की सरफेस कैसे बन गई, हाइड्रोफिलिक बन गई। तो जब ये चिपक गया तो एक बड़े सेल का फॉर्म हो गया। कैसा सेल बन गया, एक बड़ा सेल बन गया जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठा हो गए, एक बड़ी सेल का या एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्म बन गया जो हाइड्रोफिलिक नेचर का था, जिसके ऊपर बाइल साल्ट भी चिपका हुआ, अंदर अंदर क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। इसी को बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिसेल किसे कहते हैं। अगर मिसेल की बात आएगी तो आप इसे बोलेंगे कि जो ये ग्लिसरॉल होता है और या फैटी एसिड होता है या दोनों ही होते हैं, उन दोनों के ऊपर बाइल साल्ट इकट्ठा हो जाते हैं। चूंकि पहले ये लाइपोफिलिक होते हैं लेकिन बाइल साल्ट इकट्ठा हो जाने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक नेचर के हो जाते हैं। जब ये हाइड्रोफिलिक नेचर के हो जाते हैं तो इसी को बोलते हैं मिसेल। अब मिसेल ही आगे बढ़ता है और मिसेल का यहाँ पे डिफ्यूजन होता है और ये यहाँ पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एंट्री कर जाते हैं, बाकी बाइल साल्ट बाहर रह जाते हैं। फिर जब कोई और दूसरा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आएगा, दोबारा से ये जो है बाइल साल्ट उस पर चिपक जाएंगे और फिर उसको एंट्री करा देंगे। फिर कोई आएगा तो उसको भी उस पर भी चिपक जाएंगे बाहर और मिसल बनाएंगे। मिसल जो है अंदर एंट्री करा देंगे, यहाँ पे डिफ्यूजन होकर के एंट्री हो जाएगी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अंदर पहुंच गए। इतना प्रोसेस हो गया। अब समझिए, अब यहाँ एक बैरियर बचा है। ठीक, माइक्रोविलाई के बाहर वाला तो टूट गया, इसके अंदर एंट्री हो गई। अब यहाँ पे एक बैरियर बचा हुआ है, क्योंकि अब हमको माइक्रोविलाई से विलाई के अंदर एंट्री करके तभी ना इसके अंदर पहुंच पाएंगे। भाई जो वेसल्स हैं, वेसल में जाना हमको है, वेसल कैरियर का काम करते हैं, वो सेल टू सेल लेके जाते हैं मिनरल्स को। ठीक है, मिनरल्स सॉरी न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको सप्लाई ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड वेसल्स करते हैं। अब ब्लड वेसल तक जाने के लिए एक और बैरियर यहाँ है, और चूंकि इसका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है तो इसका भी नेचर हाइड्रोफिलिक ही होता है, लाइपोफिलिक तो होता नहीं। चूंकि ये है लाइपोफिलिक, देखिए यहां पे हाइड्रोफिलिक बना करके इसको एंट्री करा दिया, लेकिन ये बाहर रह गया, इसलिए फिर से ये लाइपोफिलिक बन गया। ठीक, ऐसे में होता क्या है, ये लोग जब इंतजार कर ही रहे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बताऊं कि हम वहां अंदर बॉडी के अंदर बैठ के वेट करते नहीं, ये रिएक्शन फटाफट हो रही होती है। मैं तो यहां आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, जब ये वेट कर रहे होते हैं ग्रीन, हाँ ठीक है, तो यहां पे होते हैं प्रोटीन सब्सटेंसेस। देखिए यहां पे होते हैं प्रोटीन, कुछ प्रोटीन सब्सटेंसेस यहां इकट्ठा रहते हैं, मतलब प्रोटीन यहां पे सब इकट्ठा रहते हैं। वो देखते हैं कि भैया ये दोनों बेचारे अंदर तो आ गए लेकिन फंस गए, आगे वाला तो गेट बंद है। आगे वाला गेट तभी खुलेगा या ये लोग गेट को तभी खोल पाएंगे जब इनका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। अब चूंकि ये तो है लाइपोफिलिक, इसलिए गेट तो खोल सकते नहीं है। ठीक, जैसे यहां जाएंगे इसको रिपेल कर देगा, भगा देगा इसको। अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन होता है लाइपोफिलिक। प्रोटीन क्या होता है, लाइपोफिलिक होता है, वो पानी में घुल जाता है। ठीक, सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है, लाइपोफिलिक नहीं। प्रोटीन कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, ये है लाइपोफिलिक। तो ये प्रोटीन फिर से आता है, जैसे ये लोग आके इकट्ठा हो गए थे बाइल साल्ट इनके ऊपर, एक बड़ी सेल बनाई, इसको बोले थे मिसेल, वैसे ही ये प्रोटीन के लेयर इस पे आकर के चिपक जाती है। क्या चिपक जाती है, प्रोटीन की लेयर चिपक जाती है, इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाती है। ठीक है, यहां भी मैं मिटा दूं, देखिए प्रोटीन की क्या चिपक जाती है, लेयर चिपक जाती है। अब जब प्रोटीन की लेयर इस पे चिपक जाती है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है, इसको बोलते हैं काइलो माइक्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइलो माइक्रोन। ये जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अकेले अकेले होते हैं तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ही होते हैं, लेकिन जब इस पे आकर के प्रोटीन की लेयर चिपक जाती है और एक बड़ी सेल का फॉर्म ले लेती है, एक बड़ा सेल बना लेती है, बड़ी सेल बना लेती है, तो इसी को बोलते हैं काइलो माइक्रोन। ठीक है, समझिए काइलो माइक्रोन बोलते हैं। ठीक, यहां भी एक और बात समझिएगा कि जो काइलो माइक्रोन होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है व्हाइट। अभी इसका एक इंपॉर्टेंट काम है, वो अभी आपको समझ में आएगा। इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। मैं थोड़ा सीधा लिखा, चलिए थोड़ा सा तिरछा हो गया होगा मे बी,
आप समझ लीजिएगा। तो इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। किसका? काइलोमाइक्रॉन का। काइलोमाइक्रॉन समझ आ गया आपको? जब ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की सेल्स के ऊपर आकर के प्रोटीन की लेयर चिपक जाती है, चढ़ जाती है, तो ये पूरी तरह से कवर कर लेती है उसको, ठीक है। अब चूंकि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं तो ये पूरा का पूरा ये सेल कैसी हो जाती है? ये हाइड्रोफिलिक हो जाती है, इसी को बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन, ठीक। और ये इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। अब देखिए, अब ये काइलोमाइक्रॉन आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये काइलोमाइक्रॉन सेल हो गई, आगे बढ़ी तो यहां पे एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? जो ब्लड वेसल्स थे, इन्होंने कहा भाई हमारे पोर्स तो हैं छोटे, तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा अरे भाई हम हाइड्रोफिलिक बन के आए हैं, लाइपोफिलिक नहीं रह गए, अब तो एक्सेप्ट कर लो। इन्होंने कहा नहीं, वो तो ठीक है, हमको कोई एतराज नहीं आपके उससे है कि आप हाइड्रोफिलिक हैं या लाइपोफिलिक हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप आएंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो गेट है जिसके थ्रू आप अंदर एंट्री करेंगे वो बहुत छोटा है, उसमें यूनिसेलुलर मॉलिक्यूल ही अंदर आ सकते हैं। मतलब कि जिसके सेल्स छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर मैंने बोल दिया यहाँ पे, जिसके सेल्स छोटे होते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े सेल, भाई बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है? जैसे ट्राई, ड्राई और क्या कहते हैं टेट्रा, ऐसी जो कंडीशन होती है, पेंटा, हेक्सा की जो कंडीशन होती है, कई सारे मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, तो उसकी सेल साइज बड़ी हो जाती है। इसने कहा कि जिसकी सेल साइज छोटी होगी हम सिर्फ उसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल होती है बहुत पतली, बहुत ज्यादा थिन होती है वो, ठीक, उसके अंदर ये जा ही नहीं पाएगा, ये फंस जाएगा। तो ऐसे में ये कर देता है रिफ्यूज, ये कह देता है ना भैया हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद समस्या आ गई, क्योंकि अब इसके अंदर तो आ चुके हैं विलायक के अंदर। अब विलाई के अंदर एक और चीज होता है, वो उसको बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ आता है, क्योंकि लिम्फ देख रहे हैं मोटा मैंने बनाया, मोटा होता भी है, ठीक। लिम्फ आता है, लिम्फ कहता है कोई बात नहीं, वो नहीं एक्सेप्ट किया, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, घूम करके यहाँ पे लिम्फ के पास चले आते हैं, लिम्फ इनको आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। उसके पीछे रीजन ये है कि लिम्फ के जो पोर्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, इस वाले काइलोमाइक्रॉन जैसे सेल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि हैवी सेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आराम से ये फिर लिम्फ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल, लिम्फ का, ये सारा ये हर एक विलाई के अंदर होता है। बगल में एक विलाई लगी होगी, उसके बगल में एक विलाई लगी, उसके बगल में एक विलाई लगी होगी, तो हर विलाई के बगल में ऐसा, हर विलाई में ऐसा स्ट्रक्चर गया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ माइक्रोन, जो माइक्रो विलाई होती है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर ग्लिसरॉल का जो प्रोसेस इस विलाई माइक्रो विलाई के साथ होता है, वैसे जितने ही माइक्रो विलाई हैं उन सभी के साथ होगा, ताकि सारा का सारा जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, आराम से लिम्फ में चला जाए। अब यहाँ आता है व्हाइट। मैंने क्यों बताया? देखिए, क्योंकि ये होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, ये होता है कैसा? व्हाइट कलर का। ये मैंने ग्रीन बनाया, लेकिन व्हाइट बनाऊंगा तो मिट जाएगा, दिखेगा नहीं ना, तो ये व्हाइट समझ लीजिए, ठीक है, ये ग्रीन को व्हाइट समझ लीजिए। तो ये होता है व्हाइट कलर का। अब ये जब जाएगा इसके अंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ लिम्फ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काइलोमाइक्रॉन को ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बाकी जो सब्सटेंसेस हैं, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पहले ही छोटे फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं? छोटे फॉर्म में होते हैं, वो पहले ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, तो ब्लड वेसल आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ऐसे में जो काइलोमाइक्रॉन है वही एक बड़ा फॉर्म होता है, उसको जो है ये लिम्फ एक्सेप्ट करता है। लिम्फ एक्सेप्ट करता है तो इसके अंदर ढेर सारे काइलोमाइक्रॉन भर जाते हैं। अब इनका कलर होता है व्हाइट, इसीलिए इसका कलर भी कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है, समझिएगा, ठीक है, व्हाइट हो जाता है। अब इसका जब कलर व्हाइट हो जाता है तो देखिए, अब इसका जो कलर व्हाइट हो जाता है, वो थोड़ी सर्दी हो गया ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। व्हाइट कलर की वजह से इसको बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं? लैक्टियल। मैं यहां लिख दूं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टियल। एक्चुअली जो लैक्टियल है, जो ये लैक्टियल वर्ड है, यहां मैं यहां मिटा दूं। एक्चुअली जो ये लैक्टियल वर्ड आया है वो मिल्क से आया है। मिल्क से कैसे आया है कि लैक्टोज शुगर होते हैं ना मिल्क में, तो मिल्क का कलर कैसा होता है? मिल्क का कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है व्हाइट। इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, व्हाइट होता है इसका कलर। और इसके अंदर होता है लैक्टोज शुगर होता है, तो लैक्टोज शुगर व्हाइट होता है, ठीक है। लैक्टोज शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होता है और मिल्क होता है व्हाइट, तो इसका जो कलर है ना, तो व्हाइट हो जाता है। तो इसी बेसिस पे इसका साइंटिस्ट ने नाम रखा लैक्टियल। कब रखा? जब इसके अंदर काइलोमाइक्रॉन जैसे कई सारे मॉलिक्यूल, कई सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर चले जाते हैं, तो ये इसका कलर हो जाता है व्हाइट, ठीक है ना। ये हमेशा होता है, तो ये हमेशा लिम्फ व्हाइट कलर के ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं लैक्टियल। में थोड़ा अच्छे से लिख दूं ताकि आप भी अच्छे से नोट कर लो,
चलिए मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, रुकिए एक मिनट, मैं ब्लू मार्कर से लिख दूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं लैक्टियल, ठीक, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, मैंने बता दिया कि ये किस तरह से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो यही है स्पेशल तरीका जो है जिस तरह से ये आराम से एंट्री कर जाते हैं। तो आज मैंने ये टॉपिक ख़त्म कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। मैंने ड्यूडेनम पढ़ाया, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ड्यूडेनम पढ़ाया, उस दिन काफ़ी लंबा चला तो इस वजह से सिर्फ ड्यूडेनम हो पाया था। आज के लेक्चर में मैंने जेजुनम और इलियम के बारे में बताया। बाकी मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, किस तरह से जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर रिएक्शन क्या होती है, ब्रेस्ट बॉर्डर डाइजेशन क्या होता है। ब्रेस्ट बॉर्डर डाइजेशन के बाद मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है, फ्रक्टोज का, NaCl का, इन सब चीज़ का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। बाकी जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है वो स्पेशल तरीके का एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाइल साल्ट की हेल्प से यहाँ पे एंट्री होती है, उसके बाद प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पे एंट्री होती है और प्रोटीन की लेयर इसके ऊपर चिपक जाती है, साथ ही साथ अंदर जाती है, ठीक है ना, ये अलग नहीं होती है। जैसे यहाँ बाइल साल्ट यहाँ छोड़ दिया था ना इसको, मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन के साथ ऐसा नहीं है, प्रोटीन इसको छोड़ता नहीं है, अंदर तक लेके जाता है और साथ साथ रहता है पूरे टाइम, तो लिम्फ में एंट्री हो जाती है। अब जब ये प्रोटीन लेयर चिपक जाती है इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन की जब एंट्री इसमें लैक्टियल में हो जाती है तो लैक्टियल वाइट हो जाता है, सॉरी ये लिम्फ में एंट्री हो जाती है तो लिम्फ जो है वाइट हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, उस वजह से इसको बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि मिल्क वाइट कलर का होता है, उसके अंदर लैक्टोज पाया जाता है, तो उसी से मिलता हुआ वर्ड है लैक्टियल, इसीलिए क्योंकि ये भी वाइट होता है तो इसलिए इसको बोलेंगे लैक्टियल, ठीक है। तो इतनी बात मैंने आज आपको समझा दी, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो भी आपको नहीं समझ में आया हो प्लीज़ आप उससे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक छूट गई है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया हो, देखिए ये जितना ही मैंने आपको पढ़ाया है, जितना ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है, उन सभी में मैं समझता हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन कहीं से भी बच जाते हैं, वैसे तो बचने नहीं चाहिए, फिर भी अगर बच जाते हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में लिख करके, और मैं उसका आंसर देने की पूरा प्रयास करूंगा। टॉपिक में इंक्लूड जरूर करूंगा उसको, आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो मेरे साथ ऐसे बने रहिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर तो आप करते रहिए, ठीक है। लाइक शेयर सभी को कीजिए, क्योंकि जान ही रहे पेंडेमिक टाइम में स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, तो ऐसे में ये ऑनलाइन सोर्स ही है जो नॉलेज को प्रोवाइड करता है, या हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको नॉलेज और ज़्यादा अच्छे से दी जाए और हम अच्छे से सिलेबस को कवर कर सके। आने वाला जो मेरा लेक्चर होगा अगले दिनों में, जो भी आज कल या परसों में जो भी आएगा, तो उसमें हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। हम समझेंगे उसमें लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से होती है, कितने पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में, उसकी नीड क्या होती है, और कितने और कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो एब्जॉर्प्शन करता है, क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल के या परसों के लेक्चर में बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।